एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं 1994 बैच के आईएएस पार्थ सारथी सेन शर्मा जी। पार्थ जी मुख्यमंत्री के सचिव हैं और उनके पास में सारी शिक्षाओं का विभाग है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा। इसके साथ साथ में एनर्जी और दूसरी एनर्जी के भी विभाग आपके पास में है। एक सबसे अच्छी बात है कि आप एक आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ में साहित्य से भी जुड़े हैं और काफी इनोवेटिव काम भी करते रहते हैं। आपने अब तक 2 किताबें लिखी हैं और तीसरी किताब फिर से आने वाली है। हम उनसे ही जानेंगे कि एक तो व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी और जो काम का बोझ है, खुद एक युवा है और युवा मुख्यमंत्री के साथ में काम भी कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। नमस्कार। सबसे बड़ी बधाई आपको कि आप युवा खुद हैं और युवा मुख्यमंत्री भी हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो कितना तालमेल है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? मेरे लिए सचिव मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना एक और असाइनमेंट है। पिछले 22 साल की नौकरी हो गई है, पिछले 2 साल से ये भी एक पद करने का मौका मिला है और एक अच्छा एक्सपोजर है और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा सामंजस्य या व्यवहार कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का है और जो भी उनसे मिलता है वो यही कहेगा कि उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं है और इसलिए काम करने में अच्छा लगता है, जोश भी आता है काम करने में। बिल्कुल ठीक बात है। युवा मुख्यमंत्री हैं और जाने जाते हैं, बहुत तेजी से काम करने। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह कि प्रदेश में ज्यादातर युवा लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि लगता है कि एक वो कर्मठशील है और इजिली अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जी, उनके साथ काम करना एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है अभी तक। आपके पास तमाम विभाग हैं सरकार के, आपके पास सारे बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन के साथ साथ में टेक्निकल एजुकेशन भी है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन काम यहाँ आने से पहले जो बढ़िया सबसे काम हुआ और जो सबसे चैलेंजिंग काम था, मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, वो थी लैपटॉप योजना। उसको आपने परवान चढ़ाया, कैसे कर पाए, क्योंकि एक बड़ा टास्क था ये। जब 2012 में ये सरकार बनी थी तो उनके मैनिफेस्टो में ये लैपटॉप परियोजना थी और जब सरकार बनी तो सरकार के ऊपर काफी एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के कि लैपटॉप प्रोजेक्ट को जल्दी से धरती पर उतारा जाए। विश्व में कभी इतनी बड़ी लैपटॉप प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था, विश्व में कहीं भी इतना बड़ा लैपटॉप वितरण नहीं हुआ था। ये एक चैलेंज था। ये मेरी खुशकिस्मती कहिए, बदकिस्मती कहिए कि मेरे को चुना गया था इस प्रोजेक्ट के लिए और 2012 में मैं सचिव माध्यमिक शिक्षा के रूप में जब तैनात हुआ तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती लैपटॉप प्रोजेक्ट थी। साथ में कन्या विद्याधन भी था, परंतु लैपटॉप प्रोजेक्ट वॉज मच मोर डिफिकल्ट, मच मोर चैलेंजिंग। ईश्वर की कृपा है और मेरे सीनियर्स की और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद है कि ये प्रोजेक्ट सचमुच परवान चढ़ा और हम लोगों ने 1 साल के अंदर लैपटॉप न केवल खरीदा बल्कि लैपटॉप का वितरण किया और दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में, मतलब 15 लाख से ज्यादा लैपटॉप ना खरीदे गए हैं, ना वितरित किए गए हैं। बहुत अच्छी कंपनी के लैपटॉप दिए गए। लैपटॉप के नाम पे या कंपनी पे किसी को कोई आपत्ति या कभी कोई शिकायत नहीं हुई और ये प्रोजेक्ट बिना किसी विवाद के फील्ड में उतरा। ये मैं अपने लिए एक अनुभव मानता हूँ, परंतु ईश्वर की कृपा। नहीं, एक बहुत शानदार। क्या आपको लगता है कि ये जो लैपटॉप आया, इंटरनेट साथ में आया, तो उससे जो नया ट्रेंड चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड जो चल रहा है, उससे जो नवयुवक हैं, जो युवा हैं, वाकई उनको काफी राहत मिली होगी, काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि स्टडी भी कर सकते हैं वो घर पे बैठ के। जी हाँ, एनेक्डोटली भी, परंतु अभी फिलहाल गिरी इंस्टीट्यूट ने एक जो कि एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसने एक स्टडी भी की जिसमें उन्होंने पाया कि लड़कियों को, खासकर जो छात्राओं को लैपटॉप दिया गया था, उसका उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। तो उन्होंने इस स्टडी में बहुत अच्छे से निकाल के बताया कि कैसे इस छात्राओं के शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी, कैसे व्यावसायिक गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ी, कैसे वो दुनिया से जुड़े। और वैसे भी हम लोग देख रहे हैं, जो एनेक्डोटली हम देखते हैं कि इन लैपटॉप प्रोजेक्ट्स का कितना लोगों पे प्रभाव पड़ा है, उनकी शिक्षा के प्रति, उनके दुनिया से जुड़ने के प्रति, उनके व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति। और यही कारण है कि सरकार अब संशोधित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप प्रोजेक्ट लेके आई है और अभी अगला चरण में लैपटॉप खरीदा जा रहा है जो उन लैपटॉपों से भी बढ़कर अच्छी तकनीक का होगा, क्योंकि 3-4 साल में तकनीक भी और बेहतर हुई है। क्योंकि वाकई एक बहुत ही शानदार योजना है। इससे युवा घर बैठे सारी चीजें अपना देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे प्रदेश भी इसमें रुचि दिखा रहे होंगे।
आगे क्या, कितने लाख कंप्यूटर बांटे थे आपने जब आप बेसिक एजुकेशन? माध्यमिक शिक्षा सचिव के रूप में लैपटॉप परियोजना में 15 लाख से ऊपर लैपटॉप बांटे गए हैं और आने वाले दिनों में जो जैसे मैंने बताया कि मेधावी छात्र छात्राओं के लिए अब संख्या कम हो गई है और हर साल ये परियोजना चलती रहेगी, अब मेधावी छात्र छात्राओं के लिए होगी। अच्छा, योजना बहुत शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं है और शानदार चला भी, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई, जैसे कि रिपेयरिंग की दिक्कत आई थी। तो क्या अब आपने आगे जो आप योजना बना रहे हैं इसमें कोई ऐसा प्रावधान रख रहे हैं कि वो कंपनी अगर कंप्यूटर लैपटॉप खराब हो तो उसको रिपेयर भी कर दे, किसी को दिक्कत ना हो? उस परियोजना में भी ये था, जब 2012 में लागू की गई थी, जो कंपनी को दिया जाएगा उसको 1 साल की गारंटी लेनी पड़ेगी और वो अपने सर्विस रिपेयर सेंटर प्रदेश में खोलेगी और उन्हें खोला भी है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो इस वक्त लैपटॉप वितरण की थी उस वक्त HP, वो आई थी, बिल्कुल पारदर्शी टेंडर के माध्यम से आई थी और HP कंपनी भी कहती है कि हमको किसी राज्य सरकार से इतना अच्छा बर्ताव या इतना पारदर्शी तरीके से हमको काम नहीं मिला और उस प्रोजेक्ट का पार्ट था कि वो अपने सर्विस सेंटर खोलेगी। ना केवल ये, HP को फिर हम लोगों ने कहा कि आप अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी तो कुछ करिए, तो उन्होंने प्रदेश में 5 जगह युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला है। ये तो बहुत ही शानदार है क्योंकि उससे लड़के ट्रेनिंग लेकर के ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। और भी तमाम, सब एक इसी पर एक और सवाल, जो आगे आप योजना ला रहे हैं जो मेधावी छात्रों के लिए, वो उसका क्या क्राइटेरिया रखा है, कैसे कैसे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, मेधावी छात्रों के लिए सीधा सीधा क्लास बोर्ड के नंबर के आधार पे, बोर्ड के नंबर में जिसके ज्यादा नंबर हैं उनको मिलेगा, कोई भी बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड भी, कोई भी बोर्ड हो, माध्यमिक शिक्षा। उसमें हम लोगों ने छात्रों की संख्याओं को देखते हुए बोर्डों के लिए अलग अलग संख्या तय कर दिए गए हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में क्योंकि ज्यादा बच्चे जाते हैं तो ज्यादा बच्चे, मेधावी बच्चे वहां से लिए जाए, कुछ ICSE से लिए जाए, कुछ CBSE से लिए जाए, कोई मदरसा बोर्ड से लिए जाए और उसके आधार पर हम लोगों ने संख्या तय कर दी है कि किस जनपद से किस बोर्ड से कितने बच्चे आए। आपके पास में ऊर्जा विभाग भी है। ऊर्जा एक बड़ा विभाग माना जाता है क्योंकि ऊर्जा में ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। जवाबदेही रहती है, ऊर्जा अगर लोगों को ना मिले, किसान को ना मिले तो सीधा सरकार पर तोहमत लगती है। कितना सफल रहे हैं अब तक इसमें? इस 2012 से लेकर 2016 तक प्रदेश सरकार ने ऊर्जा की दिशा में इतना काम किया है और इतना कमिटमेंट है, वो इस बात से भी दिखता है कि बजट 5 साल में 5 गुना बढ़ गया है। जो बजट किसी जमाने में 7,500-8,000 करोड़ हुआ करता था 2012 में, वो करीब 50,000 करोड़ है। इतना अभूतपूर्व बजट इंक्रीज ना कहीं पहले हुआ है और ये दिखाता है कि सरकार ऊर्जा की दिशा में कितनी प्रतिबद्ध है। इस दौरान 8,500 मेगावाट जो बिजली की पूरी उपलब्धता होती थी वो अब बढ़ के 15,000 मेगावाट से ऊपर हो गई है, तो करीब करीब दुगुना विद्युत उपलब्धता बढ़ी है। पर व्यक्ति को जो हम बिजली की यूनिट दे रहे हैं वो करीब करीब दुगुना बढ़ी है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में भी बहुत काम किए गए हैं इस दौरान और इसका सीधा प्रभाव ये है कि आप कहीं भी चले आए, गांव में, देहात में, लोग अब कहते हैं कि बिजली पहले से बेहतर मिल रही है। आप कानपुर शहर में चले आइए, आप वहां इन्वर्टर और जनरेटर बेचने वाले लोगों से पूछिए, उनके इन्वर्टर जनरेटर की सेल गर्मियों में कितनी कम हो गई पिछले के मुकाबले। तो पिछली बार तो कुछ समय तो जनरेटर ही दिखाई देते थे सर। जी, कानपुर में मैं रहा हूं, आप भी रहे हैं। और हमारी पहली परिचय कानपुर में ही हुआ था, तो अब आप कानपुर में जाके देखिए गर्मियों में जनरेटर इन्वर्टर की कितनी कम। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि जनरेटर एक पूरा उद्योग का रूप ले रहा था। जब बिजली नहीं बढ़ रही थी तो जनरेटर पूरा एक बिजली उद्योग का रूप ले रहा था। लेकिन क्या लगता है इसमें कुछ कमी आएगी और इससे प्रदूषण भी काफी कम हो रहा है? जी बिल्कुल, हाथ कंगन को आग से क्या, कानपुर में अपने पुराने दोस्तों से पूछ लीजिए, देख लीजिए। जी, अरे एक और रिन्यूएबल एनर्जी के भी आप सचिव मुख्यमंत्री हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस? आपने अभी एक सेमिनार किया था, पूरा नॉर्थ इंडिया का एक सेमिनार था। रिन्यूएबल एनर्जी में उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी की ज्यादा संभावनाएं हैं और इसलिए प्रदेश सरकार ने सोलर एनर्जी में विभिन्न अलग अलग तरीके की नीति लाई है। सोलर एनर्जी 2013 की पॉलिसी आई थी, ग्रिड कनेक्टेड, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था 500 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिडिंग के माध्यम से 500 मेगावाट की बिडिंग कराई गई है। 90 मेगावाट सोलर प्लांट लग चुके हैं, 90 मेगावाट अगले 2-3 महीने में लग जाएंगे और हमें पूरे आशा है कि 500 मेगावाट के सोलर प्लांट हम अप्रैल तक लगा देंगे। इसके अलावा रूफटॉप में कैसे सोलर लग सकती है, विशेष रूप से उद्योगों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, उसमें भी काम चल रहा है। उसकी एक पॉलिसी 2014 में आई थी
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 20 मेगावाट से कहीं ज्यादा लग चुके हैं, विशेष रूप से लखनऊ में, नोएडा में, प्राइवेट सेक्टर में भी। कानपुर में जैसे हमारा पुराना शहर था, वहां कानपुर प्लास्टिक्स के ने अपना लगाया है। सरकारी क्षेत्र में अभी अभी लखनऊ कलेक्ट्रेट में लगा है सोलर, रूफटॉप सोलर प्लांट, KGMU में लग रहा है, विकास भवन में लग रहा है। तो ये बट तीसरी जो पॉलिसी जिसके बारे में आप कह रहे थे, जिनका कॉन्क्लेव किया गया था, वो है मिनी ग्रिड पॉलिसी। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में मिनी ग्रिड पॉलिसी नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें कि एक मिनी ग्रिड पॉलिसी है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि निवेशक अगर चाहें तो गांव में किस तरीके से एक सेपरेट ऑफ ग्रिड छोटी सी ग्रिड लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी या किसी भी गैर परंपरागत ऊर्जा के माध्यम से। और इस पॉलिसी की चर्चा चारों तरफ है। क्या, जहां तक मुझे जानकारी कि आपने जो मिनी ग्रिड पॉलिसी बनाई है उसमें अब ये तय कर दिया कि आप पॉलिसी बनाएं और उसके बाद में आप दूसरे को बिजली बेच भी सकते हैं, क्या है सर? मिनी ग्रिड पॉलिसी के 2 पार्ट हैं। उसमें एक पार्ट ये है, और वो सीधा अनुभव से निकल के आ रहा है, कि कोई निवेशक अगर चाहे तो किसी गांव में बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी इंटरफेरेंस के अपना मिनी ग्रिड लगा सकता है। हम उससे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं मांगेंगे और ना ही हम आपसे उनसे मांगेंगे, जब तक वो सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कि वे गांव वालों से क्या टैरिफ ले रहे हैं। वो हमने उन पे छोड़ा है और गांव वालों के बीच में छोड़ा है कि आप अपना टैरिफ खुद तय कर लो। और हम लोगों ने उनको कहा है कि जब वहां गांव में अगर बहुत बिजली आने लगे ग्रिड के माध्यम से और आप वहां से निकलना चाहो, तो हमने उनको कुछ सुविधाएं दी हैं कि किस तरीके से वो अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रख के वहां से निकल सकते हैं। ये एक अभूतपूर्व चीज थी जो कहीं नहीं हुई है। उसी का एक सेकंड पार्ट भी है कि अगर किसी गांव में सरकार को लगता है कि बिना किसी सब्सिडी के मिनी ग्रिड कोई नहीं लगाएगा, तो उस केस में सरकार निवेशकों को आमंत्रित करेगी और एक बिडिंग कराएगी, और उस बिडिंग में टैरिफ को फिक्स कर दिया जाएगा, और जितना वायबिलिटी गैप है वो जो कम से कम मांगेगा उसको दिया जाएगा। ये तो अब लेकिन वक्त हो चला, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में आएंगे तो फिर पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। लेकिन चलते चलते एक बात और भी बता दें कि आप स्वयं तो एक सीनियर IAS हैं ही, साथ साथ में आपकी जो पत्नी है लीना जौहर, वो भी एक IAS हैं। तो हम थोड़ा उनके विषय में भी जानकारी लेंगे। ले लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक। आप स्वयं IAS हैं, मिसेज भी आपकी IAS हैं, लीना जौहरी जी। क्या लगता है कि दोनों का बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है? जी रहता है, दोनों का हेक्टिक शेड्यूल रहता है। पद के ऊपर है, कब किस पद में कितना काम होता है, पर ज्यादातर अमूमन हम लोग के यहाँ कोई भी पद होता है तो काम इतना होता है कि दोनों का हेक्टिक शेड्यूल तो रहता है। एक चैलेंज है कि किस तरीके से परिवार को और काम को दोनों को सामंजस्य। इसमें एक अच्छी बात ये भी कि आप भी पढ़ाई, आप तो IAS के साथ साथ में साहित्य की ओर भी आपका रुझान है, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन भाभी जी का भी उसमें बहुत साहित्य पर रुझान है, अभी स्टडी लीव भी लिया था, लेकिन आप उनके साथ गए थे। क्या लगता है कि एक परिवार का धर्म भी निभाना पड़ता है? नहीं, निभाना पड़ता नहीं, निभाने की खुशी है। तो हाँ, मेरी धर्मपत्नी 2013-14 में उन्होंने तय किया था कि वो लंदन के किंग्स कॉलेज में 1 साल का कोर्स करेंगी, जिससे कि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और अपने प्रशासनिक अनुभव में बेहतरी कर सकें। तो 1 साल वो जब लंदन में रहीं तो हमने भी ये सोचा कि परिवार को एक साथ रखने के लिए, विशेष रूप से हमारी एक बेटी है, वो बेटी को दोनों माता पिता का सानिध्य मिलता रहे, इसलिए हम लोग पूरे परिवार लंदन में शिफ्ट किए थे। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जब पत्नी पति के साथ जाती तब कोई न्यूज नहीं बनाया था, तो हम लोग गए थे और मैंने 1 साल की छुट्टी ली थी इसलिए, और ये सरकार की सदाशयता है कि उन्होंने 1 साल की छुट्टी मेरे को दी थी। नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर पतियों के बारे में देखा नहीं जाता, वो छोड़ देते हैं कि आप जाइए करके आ जाइए। ये अच्छी बात है कि आपने पूरा अपना धर्म निभाया। खैर, आप जैसे मैंने पहले भी कहा, साहित्य में भी आपका काफी रुचि रहा है, आपने किताबें भी लिखी, 2 किताबें लिखी आपने। सबसे पहली किताब आपकी ट्रेवल पर थी, क्या था उसमें, क्या है, दर्शकों से अगर आप शेयर करना चाहें। मैं 2007-8 में मेरे को मौका मिला था कि मैं 1 साल का एक कोर्स यूरोप में करूं। मैं एक स्लोवेनिया का एक छोटा सा देश है, बहुत ही निहायत ही खूबसूरत, उसमें मैं 1 साल रहा था, और उस दौरान मेरे को यूरोप में काफी घूमने का मौका मिला था। तो मेरी पहली किताब जो 2011 में आई थी, उसका नाम है ए पैसेज अक्रॉस यूरोप। वो E.M. फॉर्स्टर की बेहतरीन मशहूर नॉवल है पैसेज टू इंडिया, उससे नाम मैंने उठा के पैसेज अक्रॉस यूरोप बनाया था। और वो यात्रा वृत्तांत है जिसमें यूरोप के जो विभिन्न
शहर और देश में घूमा था, लंदन, रोम, पेरिस। जिसमें आपने इस्तांबुल और टर्की का भी जबरदस्त जी नहीं, इस्तांबुल और टर्की उसमें नहीं है, वो अगले तीसरी किताब में है, तो उसमें उसका जिक्र है। और ये किताब 2011 में आई थी और अभी इसके हिंदी तर्जुमा हो रहा है और मुझे आशा है कि इसी कैलेंडर वर्ष में उसके हिंदी ट्रांसलेशन भी लोगों के सामने। आपने दूसरी किताब लिखी लव बाय साइड, साइड बाय साइड, और उसका हिंदी रूपांतरण शायद हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के, जिसका मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। ये आइडिया कहाँ से आया कि लव साइड बाय साइड, इसके पीछे थीम क्या है? क्या कोई अपनी पर्सनल स्टोरी है या आपने जो देखा उसको लिखा है? नहीं, एक्चुअली मैं यात्रा वृत्तांत लिखता था। 2011 में जब मेरी पहली किताब आई, उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के कुछ फिक्शन लिखा जाए। मैं देखता था कि युवक युवती लोग में प्यार के प्रति अजीब अजीब धारणाएं बन जाती हैं और लोग जब एक रिश्ते से निकलते हैं तो इतने निराश हो जाते हैं कि कुछ कभी कभी ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं। तो मैं इस बारे में कुछ लिखना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है, जिंदगी में सब कुछ साथ में चलता रहता है। और वहीं से धारणा बनी और किताब का नाम तो मेरी बेटी ने रखा था। हाँ, और जब मैंने किताब जब सिर्फ धारणा ही थी और फिर धीमे धीमे किताब बढ़ती गई। और जैसे किसी भी बड़े नॉवल में होता है, एक धारणा लेके पहला लिखा जाता है और फिर नॉवल अपना रूप स्वयं बना लेता है। आपकी तीसरी किताब भी आने वाली, वो यात्रा वृत्तांत, शायद जो आपने इंग्लिश में लिखी थी उसका ही है, जिसमें आपने टर्की और खासकर इस्तांबुल का बहुत तफसील से वर्णन किया है। जी, मेरी तीसरी किताब अभी पब्लिशर के पास गई है। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर की कृपा रही तो ये भी किताब दर्शकों के सामने, मतलब रीडर्स के सामने आएगी। इसमें यात्रा वृत्तांत है, 4 पार्ट है। एक पार्ट सिर्फ ब्रिटेन के ऊपर है, एक पार्ट यूरोप के जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है उसके ऊपर है, एक पार्ट जैसा आप कह रहे हैं वो टर्की और मोरक्को के ऊपर है। टर्की और मोरक्को दोनों अजीब थोड़े यूनिक कंट्रीज हैं। और चौथा पार्ट उसमें भारत के ऊपर है। ऐसे मेरे यात्राएं जो भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ऊपर है। तो इन चारों को मिला के किताब का नाम है, मैंने टेंटेटिवली किताब का नाम रखा है एवरी माइल ए मेमोरी। एवरी माइल ए मेमोरी, मुझे लगता है कि शायद के न्यूज पर पहली खबर होगी, अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में आप काफी लंबे समय तक रहे। क्या लगता है कि जो बुनियादी शिक्षा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन चल रहा है? अभी आप लोगों ने एक स्कूल भी खोला जो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी था, क्योंकि इंग्लिश भी आनी चाहिए बच्चों को, ऐसा कुछ लगा, तो सरोजनी नगर में भी स्कूल खोला। तो क्या परिवर्तन कर रहे हैं आप इन सब? बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत सी चुनौतियां भी हैं। पिछले 4 साल में जो सबसे बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों को रिक्रूट करने का है और शिक्षा मित्रों को मेन स्ट्रीम में लाया गया है। और इससे बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र मौके पे आ गए हैं, क्योंकि अगर शिक्षक ही क्लासरूम में ना हो तो पढ़ाई नहीं हो सकती। उसके साथ ही सरकार जिससे छात्र क्लास में आए और छात्र क्लास में रहें, इनके लिए बहुत सी नई नई योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई है। उनमें जैसे फ्री किताब, फ्री यूनिफॉर्म के साथ साथ मिड डे मील में अब फल दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है। और सरकार बहुत जल्दी ही बच्चों के लिए मिड डे मील के बर्तन, क्योंकि आज तक बर्तन कभी सरकार ने नहीं सोचा था कि बर्तन और स्कूल बैग की योजना ला रही है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कोशिश की जा रही है कि टीचरों की ट्रेनिंग अच्छे से अच्छी हो। और हम दूसरे संस्थाओं के साथ मिलकर, जैसे औरबिंदो सोसाइटी है या शिव नादर फाउंडेशन है या टाटा ट्रस्ट है, दूसरे संस्थाओं के साथ उनकी एक्सपर्टीज को भी साथ में लाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। स्कूल में ही पढ़ाना है। हालांकि कई बार मुख्यमंत्री भी गए और जब उन्होंने अपना नाम भी पूछा तो लोग नाम भी नहीं पता। क्या लगता है शिक्षकों पर भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है? आप बता रहे हैं कि ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग, उन पर भी कुछ काम करने की जरूरत है और उनको फोकस करने की जरूरत है कि वो पढ़ाएं बच्चों को। जी, इसीलिए औरबिंदो सोसाइटी के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रदेश के सभी शिक्षकों की एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की कि वो अपने अनुभव को साझा करें और जो उनके ऐसी चीजें हैं जिससे कि शिक्षा वो समझते हैं बेहतर है, उसको लोगों के साथ शेयर करें। करीब 3 लाख से ज्यादा टीचर को औरबिंदो सोसाइटी और राज्य सरकार ने मिलकर इस बारे में ट्रेनिंग दी। शिक्षा के अधिकारी को भी ट्रेनिंग दी, क्योंकि जब उनकी मोटिवेशन नहीं होगा तो शिक्षकों को आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे।
आपके पास तो सारे तमाम विभाग हैं, बेसिक एजुकेशन से लेकर के माध्यमिक और टेक्निकल सारे एजुकेशन है और बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन आपके अंडर में भी 3 विशेष सचिव हैं, उनके पास भी बहुत सारा काम है जो आप भी देखते हैं। कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप इसको? नहीं, ये इसमें कोई चैलेंज नहीं है जब तक निर्णय जिनको हम एडवाइस कर रहे हैं उनके निर्णय स्पष्ट हो और नीतियां स्पष्ट हो तो काम ज्यादा है, परंतु इसमें कोई टेंशन या कोई ऐसा नहीं है। अपने टेक्निकल एजुकेशन भी आपके पास में, व्यवसाय में अब इधर काफी जोर दिया जा रहा है कि जिससे स्किल डेवलपमेंट हो सके, उसमें क्या न्याय कर रहे हैं आप? व्यावसायिक शिक्षा विभाग और उसके अंदर जो कौशल विकास मिशन है उसमें बहुत काम हुआ है और उसमें उदाहरण के तौर पर 2012 में ITI में सीटों की संख्या 49,000 थी पूरे प्रदेश में। आज वो 4 साल में 1,05,000 है। मतलब 60 साल में जितनी सीटें थी 4 साल में उसके दुगुना सीटें बन गई है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 43 नए ITI खोले गए हैं। ITI में थ्योरी के क्लासेस, लेबोरेटरी के क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस बड़ी संख्या में खोले गए हैं जिससे ITI की पढ़ाई बेहतर हो, क्योंकि आने वाले युग में सिर्फ डिग्री की शिक्षा से नहीं बल्कि स्किल्स की ट्रेनिंग के कौशल विकास मिशन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत से प्रोवाइडर्स को और विशेष रूप से बड़ी कंपनी को जैसे रेमंड्स है, GS4 है और केंद्र सरकार के संस्थाओं को भी जोड़ा जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक ट्रेनिंग दे सके। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सब कार्यों की वजह से उत्तर प्रदेश को कौशल विकास में पूरे देश में सबसे अच्छा राज्य माना गया है। और हम लोगों ने कई नए अभूतपूर्व काम भी किए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कन्नौज में जो इत्र उद्योग है उसको देखते हुए वहां कुछ युवक युवतियों को पहली बार फ्रांस में जो ग्रासिक एक शहर है जहां की जो विश्व में परफ्यूम राजधानी मानी जाती है, वहां एक संस्था के साथ उनको जोड़ के उनकी ट्रेनिंग देने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे बहुत से नए कंपनीज के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं और 4 दिन में हम लोगों ने, मुझे बताते बहुत खुशी है कि 15,000 से अधिक लड़के लड़कियों को सीधा नियुक्ति पत्र राज्य सरकार की ओर से दिया गया। क्योंकि आज के समय में अगर किसी एक को भी नौकरी मिल जाती है तो उसका पूरा परिवार चल जाता है। क्या लगता है कि जैसे आपने कन्नौज में इत्र उद्योग को बढ़ाया, क्योंकि ये उद्योग धीरे धीरे करीब करीब समाप्ति की ओर थे, तो इससे एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो हमारे एस्टेब्लिश उद्योग थे उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी, नए तरीके से वो काम कर पाएंगे। जी, कन्नौज में तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार ही कार्य हुए और उसमें कन्नौज में इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए, परंतु पूरे प्रदेश में हम लोग एक बहुत बड़ा जो सरकार का सोच है वो लोगों को रोजगार देने के लिए है, युवाओं को रोजगार देने के लिए है, उनको वो स्किल और उनको वो शिक्षा देने के लिए जिससे वो रोजगार निजी क्षेत्र में भी पा सके। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा था, इस वर्ष को युवा वर्ष घोषित किया था। हाथ में सचमुच रोजगार मिलना एक बहुत बड़ी बात है। शायद यही कारण है कि बेरोजगारी भत्ते की ध्यान हटा करके अब रोजगार मेले पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते से तो काम चलता नहीं है। अगर एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है तो उसका पूरा परिवार संवर जाता है। जी, रोजगार दोनों तरह से, सरकारी तरीके से ये देखिए जितनी बड़ी भर्ती पुलिस कांस्टेबल्स में, सब इंस्पेक्टर्स पे हुई, टीचरों में हुई, शिक्षा मित्रों को रोजगार दिया गया, वैसे ही अब कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर्स और नर्स की भर्ती की जा सके। तो एक तो सरकारी तंत्र में जहां जहां उपयोगी पद हैं उनको भरने की कोशिश की जा रही है। अभी उर्दू टीचर 15,000 रिक्रूट किए जा रहे हैं और साथ में गैर सरकारी तंत्र में भी, जो निजी क्षेत्र में भी है, वहां हम किस तरीके से युवकों को ये ट्रेनिंग दें और निजी क्षेत्र के साथ उनको जोड़े। एक पोर्टल बनाया गया है, सेवायोजन पोर्टल, पहली बार, जिसमें कि उद्यमी अपने रिक्वायरमेंट्स दे सकता है और बच्चों के रिक्वायरमेंट्स दी जा सकते हैं कि उनको क्या क्वालिफिकेशन से और दोनों को कैसे जोड़ा जा सके। और इससे इस पोर्टल के माध्यम से भी अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जो लोगों को रोजगार मिला, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक शानदार कार्यक्रम हुआ था और सैकड़ों लोगों को उसी दिन रोजगार पत्र दिए गए थे। ये मुझे लगता है एक अभूतपूर्व योजना है, क्योंकि समन्वय करना उद्योगों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में और बेरोजगारों के बीच में एक समन्वय करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का और बहुत ही अभिनव प्रयास है ये। जी, हर उद्यमी को चाहिए स्किल्ड लेबर, पर वो कहाँ कहाँ घूमने जाएगा, कहाँ ढूंढने जाएगा। वैसे ही युवा को रोजगार चाहिए, पर उसके पास भी वेर-विदौल नहीं है कि एक एक एम्प्लॉयर के पास जाता है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में हम एक पोर्टल ला सकते हैं, निजी क्षेत्र तो ये कर ही रहा है ना, परंतु सरकार भी एक पोर्टल लेके आई
और इसके माध्यम से दोनों को जोड़ने का प्रयास किया गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और इसके बड़े अच्छे परिणाम निकले हैं और बहुत लोगों को रोजगार इसके माध्यम से दिया जा रहा है और निरंतर ये प्रयास और आगे बढ़ाया जाएगा। एक आखिरी सवाल, एक हायर एजुकेशन भी आपके पास है, आपको क्या लगता है कि जो उच्च शिक्षा है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है लेकिन विश्व की यूनिवर्सिटीज में कहीं खड़ी नहीं दिखाई देती, कोई अपना स्थान नहीं बना पाया है। ये सही है, परंतु हम लोग सरकार कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटीज में गुणवत्ता बढ़े। जो हमारी पुरानी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें खासकर लखनऊ और झांसी यूनिवर्सिटी को ये प्रयास किया जा रहा है कि उनके नैक की रैंकिंग बढ़े। पहली बार 10 साल 12 साल बाद यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट फिर से शुरू हुई है, जिससे, क्योंकि अगर लेक्चरर्स ही नहीं होंगे, प्रोफेसर ही नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे हो सकती है। साथ ही नए यूनिवर्सिटीज सरकारी क्षेत्र में भी और गैर सरकारी क्षेत्र में भी इस दौरान स्टार्ट किए गए हैं। पहली बार बहुत सालों बाद एक नई राजकीय विश्वविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आया है जो सिद्धार्थ नगर में एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने थोड़े दिनों पहले चंद्रशेखर जी के नाम पे चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में खोलने की घोषणा की थी, उसका शिलान्यास भी किया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। HBTI जो कानपुर में विश्वविख्यात संस्थान थी उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी बहुत चीज अब आ रही हैं, उनमें बड़े नामी गिरामी प्रतिष्ठान भी अब उत्तर प्रदेश में रुचि दिखा रही है अपनी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। शिवनगर यूनिवर्सिटी चल रही है जो बुलंदशहर में चल रही है। वैसे बेनेट कोलमन जो एक बड़ी कंपनी है वो अपनी यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में खोलना चाह रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकारी तरीकों के साथ साथ प्रतिष्ठित संस्थाएं जो एजुकेशन में सचमुच अपना कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं वो भी प्रदेश में आए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उनमें कई संस्थाएं, कई घराने अब उत्तर प्रदेश में एजुकेशन में काम कर रही है। शुक्रिया सर, आपने के न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पार्थसारथी सेन शर्मा जी, जिन्होंने विस्तार से तफसील से हमें बताया कि कैसे वो अपनी सारी जो इतने अहम विभाग दिए गए हैं उनको ना पूरी तरह से निभाते हैं, बल्कि जो परिवार की जिम्मेदारी है उसमें भी पूरी तरह से सामंजस्य बैठाते हैं और साथ साथ में जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। हमें दीजिए इजाजत, हमारी टीम के साथ में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक ऐसे ही और शख्स के साथ। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।